everyone, I am Anu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Haragarh. I welcome you all in this 19th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें क्या क्या एजम्पशंस लिए गए हैं वो भी देखेंगे। पूरी डिटेल्स आपकी जानकारी मिलेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसमें। वीडियो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन पे पहले बढ़ते हैं। ए लाइट स्ट्रिंग ABCDE whose extremity A is fixed। एक बार पढ़ देता हूँ और डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, ये रस्सी है। क्या है? ये रस्सी है। कहाँ से कहाँ? A फिक्स है यहाँ पे, B पॉइंट यहाँ पर वेट लटका हुआ है W1 का, C पे W2 वेट लटका हुआ है, D से ये पुल्ली पे जाते हुए, ये पुल्ली है यहाँ पर इस तरह से लपेटा के ये क्या हुआ है, इस तरफ आया है। और यहाँ पर लास्ट छोर में E पे 300 न्यूटन का वेट लटका हुआ है। ठीक है, जब ये इक्विलिब्रियम में आता है तो ये आपका BC पोर्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अगर ऐसा नहीं बोलेगा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर ये BC हॉरिजॉन्टल नहीं होता तो कहीं और एंगल देना पड़ता। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, कंडीशन है। और यहाँ पर 150-120 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रॉब्लम है। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ए लाइट स्ट्रिंग ABCDE, लाइट इसलिए बोला गया क्योंकि इस रस्सी का कोई भार नहीं है। रस्सी का इवन तो भार रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन इसको एज्यूम करके चलना है कि रस्सी का भार नेग्लिजिबल है। अगर रस्सी का भार भी कंसिडर करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी नीचे खींचेगा ग्रेविटी के कारण से, और इसमें टेंशन बढ़ जाएगा। हर पार्ट में टेंशन बढ़ जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, रस्सी के भार को नेग्लेक्ट करके चलना है। ABCDE हुस एक्सट्रीमिटी A इज फिक्स्ड, तो रस्सी का एक छोर जो है A पे फिक्स्ड है। हुस वेट्स W1 एंड W2 आर अटैच टू इट एट पॉइंट B एंड C। W1 B पे लटका हुआ है, W2 पॉइंट C पर लटका हुआ है, और फिर D पर यह क्या होता है, एक पुल्ली से पास होता है, और E पॉइंट के छोर पर एक 300 न्यूटन का वेट लटका हुआ है। ठीक है, जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आता है BC हॉरिजॉन्टल हो जाता है। इसमें जैसे वेट लटका देंगे, इस तरह से कर देंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर लेगा अपने को वेट के अकॉर्डिंग, और इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग जो है क्या कर लेगा, ये इसका एंगल बनाते हुए इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, स्टेबल अवस्था में आ जाएगा। जैसे ही स्टेबल अवस्था में आया मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में जैसे ही आता है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसा एंगल बनाने लगता है। तो इसमें कैलकुलेट करना आपको टेंशंस इन द पोर्शन AB। यहाँ से यहाँ इस पोर्शन पे कितना टेंशन होगा, इस पोर्शन पे कितना टेंशन होगा, और इस पोर्शन में कितना टेंशन होगा, ये तीनों टेंशंस को कैलकुलेट करना है। और दूसरा W1 और W2 को कैलकुलेट करना है। तो इसमें जितनी भी अननोन क्वांटिटीज़ हैं उनको कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गया। एक रस्सी है, यहाँ से इस तरह से बंधा हुआ है, यहाँ पे इस तरह छोर में क्या है, 300 न्यूटन का वेट लटका हुआ है। तो सारे पोर्शंस पे टेंशन कैलकुलेट करना और दोनों W1 एंड W2 वेट को कैलकुलेट करना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। ठीक है, ये 300 न्यूटन जो है यहाँ पर, ये 300 न्यूटन जो है इस तरह से खींच रहा है रस्सी को। 300 न्यूटन है ना, 300 न्यूटन का फोर्स एज्यूम करते हैं। यहाँ पर जो एजम्पशंस लेके चलता हूँ मैं, एजम्पशंस है ना, हमको कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे जी। हमको यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया है, तो दिस पुल्ली इज क्या, फ्रिक्शनलेस। ये क्या है, पुल्ली क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ये एज्यूम करके चल रहे हैं, पहला है ना, पहला एजम्पशन हो गया। दूसरा, रस्सी का वेट क्या है, वेटलेस है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग वेटलेस है। तीसरा क्या है, क्या एजम्पशन है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। रस्सी खिंचाता नहीं है ना, मतलब ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ये खींच करके लंबा नहीं होगा। रबर जैसे लंबा हो जाता है, वेट लटकाने से लंबा हो जाएगा, तो वैसा ये लंबा नहीं हो रहा है। इसके लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हम ये तीन चीज़ें एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला एजम्पशन यहाँ पर है कि ये पुल्ली और रस्सी के बीच में, स्ट्रिंग और ये पुल्ली के बीच में कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये रस्सी अभी फ्रिक्शनलेस मान के चलना है। जैसे ही आप फ्रिक्शनलेस इसको मानते हैं तो यहाँ पर जो खींचेगा ये सेम वेट से यहाँ पर क्या करेगा, खींचेगा। तो एक आपका आंसर निकल गया है। देखिए CD पोर्शन में रस्सी का टेंशन कितना है बोलने से 300 न्यूटन का टेंशन है। ठीक है, CD पोर्शन में कितना है, 300 न्यूटन का टेंशन है। ठीक बात। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट C पे हमको अब इस पोर्शन में
अगर मैं सी पॉइंट को कंसिडर करूँगा तो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, बी पॉइंट को कंसिडर करूँगा तो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट। इस तरह से एक दूसरे को काटते हुए नजर आएंगे। बी पॉइंट को कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पर ए बी में टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ T1, इसको मैं मान लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ T2। ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये कितना हो जाएगा आपका एंगल 360 माइनस 90 माइनस 120 इक्वल टू आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस 90 माइनस 150 आपका 120 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से आप सारे एंगल्स निकाल लिए, है ना। और यहाँ पर अननोन क्वांटिटी क्या बचे, T1, T2, W1, W2, ये चारों को फाइंड आउट करना है। हमने एक चीज़ फाइंड आउट कर लिया कि CD पोर्शन में कितना टेंशन आएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पुली मान के चले हैं, इसलिए ये 300 न्यूटन का आ जाएगा। यहाँ पर फ्रिक्शन होता तो जाहिर सी बात है 300 से कम आता है यहाँ पर टेंशन, लेकिन ये क्योंकि फ्रिक्शन लेस मान करके चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 300 के बराबर हो जाएगा। प्रैक्टिकली इससे थोड़ा कम होगा, लेकिन हम लोग थ्योरेटिकली इसको 300 मान के चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम लामिस थ्योरम पॉइंट सी पर लगाएंगे, तो हमको T2 और W2 का मान निकल जाएगा। लामिस थ्योरम पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, बी पे लगाएंगे, तो हमको W1 और T1 का मान निकल जाएगा। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये एंगल को ध्यान दीजिए, मैं आपके रेफरेंस के लिए इसको यहाँ पर भी डाल देता हूँ। ये हमारा था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या था, ये था हमारा 300 न्यूटन का फोर्स था। यहाँ पर ये और ये था, जो कि इसको मैं T2 बोला था। यहाँ पर ये क्या है आपका T1 है। तो इन सारी चीज़ों को हमको कैलकुलेट करना है। आगे मैं इसको फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पर 300 है, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। T2 का पॉइंट सी को कंसिडर करूँगा तो डायरेक्शन इस तरफ होगा। पॉइंट बी को कंसिडर करूँगा तो डायरेक्शन इस तरफ होगा। पॉइंट बी को कंसिडर करूँगा तो डायरेक्शन इसका इस तरफ होगा। तो ये T1, T2, W1, W2 इनको फाइंड आउट करना है। किसी भी एक पॉइंट पे मैं ले लेता हूँ बी पर, हाँ पॉइंट सी पर, सॉरी पॉइंट सी पर लामिस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। अप्लाइंग लामिस थ्योरम एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा देखिए। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो W2 बाय साइन 120 हो जाएगा, इक्वल टू T2 बाय साइन 150 हो जाएगा, इक्वल टू 300 बाय 90 हो जाएगा। लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या हो गया हमारा T2, उसके सामने का एंगल देखिए, T2 बाय साइन 150, W2 बाय साइन 120, 300 बाय साइन 90। आप जानते हैं साइन 90 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और ये भी जानते हैं साइन 150 इक्वल टू साइन 60, साइन 150 इक्वल टू साइन 30 होता है, इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 के आसपास हो जाएगा। ये तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। हमको यहाँ से T2 और तो ये एक इक्वेशन हो गया हमारा, एक इक्वेशन ये हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन 1, और इसमें एक इक्वेशन हो जाएगा ये, ठीक है। मैं पहले T2 के लिए देख लेता हूँ। T2 बाय ये तो 1 हो गया है ना, T2 बाय साइन 150 किलो 300 हो गया। ये क्या है 0.5 है, 0.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो T2 इक्वल कितना निकलेगा 150 न्यूटन हो जाएगा। तो T2 इक्वल टू क्या निकल गया आपका 150 न्यूटन निकल गया। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 न्यूटन फोर्स T2 निकल गया आंसर। अब आगे जाते हैं, W2 बाय साइन 120 इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो इसको मैं साइन 120 की इस तरफ ले गया तो 300 साइन 120 इक्वल टू कितना आएगा, ये √3/2 होता है इसका मान। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 256.8 न्यूटन आता है W2। तो ये क्या हो जाएगा 256.8 न्यूटन का यहाँ पर ये भी आ गया। आगे बढ़ते हैं, अप्लाइंग लामिस थ्योरम एट पॉइंट बी। हमको T2 और W2 मिल गया, इसी तरह से हम W1 और T1 निकाल लेंगे। अप्लाइंग लामिस थ्योरम एट पॉइंट बी पे लामिस थ्योरम लगाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, W1 बाय साइन 150, ठीक है, W1 बाय साइन 150 इक्वल टू T2 बाय साइन 120 इक्वल टू T1 बाय साइन 90। ये हो जाएगा। T2 का मान आप ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए इसको मैं क्या कर दिया 150 कर दिया, विच इज इक्वल टू क्या है T2 है ना। तो T1 बाय साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 इक्वल टू तो 1 हो गया है ना। इसको काट दीजिए, W1 बाय साइन 150 है और यहाँ पर ये है। तो W1 यहाँ पर देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो W1 बाय साइन 150 इक्वल टू 150 बाई ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें W1 इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये क्या आएगा 86 आएगा। तो W1 आ रहा है आपका 86.6 न्यूटन, ठीक है। अब इस तरह से T1 बाय साइन T1 इक्वल टू 150, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ से, हाँ है ना। T1 इक्वल टू 150 बाय साइन 120, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 173 आएगा। T1 इक्वल टू कितना हो गया 173.2 न्यूटन, ठीक है।
ये हो गया। तो कंप्लीट ये आपका मिल चुका है आंसर। तो हमने क्या एज्यूम किया था यहाँ पे कि ये रस्सी में वेट नहीं होना चाहिए। रस्सी में वेट होगा तो क्या हो जाएगा, इस उसके खुद के वेट के कारण से वो नीचे आएगा और टेंशन सारे पोर्शन में बढ़ जाएंगे, इसलिए रस्सी के वेट को नेग्लेक्ट करके चलना है। रस्सी इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, वेट लटकने के कारण से उसकी लंबाई बढ़ना नहीं चाहिए। तीसरा, ये पुल्ली जो है फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, है ना। अगर ये फ्रिक्शन होगा इसमें तो इसका जो 300 न्यूटन यहाँ आ रहा था, ये 300 न्यूटन यहाँ आ रहा था, ये 300 न्यूटन यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, कुछ कम होगा, है ना। तो ये 3 एजम्पन्स थे और 3 एजम्पन्स के बेसिस पे हमने लामिस फॉर्म लगाते हुए पूरा आंसर कैलकुलेट कर लिया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर regular updates. Thank you. Bye bye for this video.